हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिकल फील्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आर रनिंग इन। ठीक है ना, हम लोगों का चैप्टर नंबर 12 रनिंग है बेटा। एक छोटा चैप्टर है, स्ट्रेट इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो सुनिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों की एक टेक्निक यूज किया था, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम लोग एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है बेटा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि काफी बार ये अल्टरनेट ईयर्स में, ठीक है, एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो जीन थेरेपी है क्या? नॉर्मली हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर काफी मात्रा में बेटा जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, काफी मात्रा में क्या है, जेनेटिक डिजीज है। ठीक है ना, अब काफी मात्रा में जो डिजीज है वो क्रोमोसोम्स के अंदर हो रही है, क्रोमोसोम्स के अंदर अल्टरेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो वो क्या करता है बेटा, जेनेटिक डिजीज कॉज करता है। अब उन जेनेटिक डिजीज का बेटा एक परमानेंट क्योर है जीन रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि ये टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो टेक्निक टू रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए अ फॉल्टी और अनहेल्दी जीन। ठीक है, फॉल्टी, अनहेल्दी और डैमेज्ड और डिजीज जीन, यानी कि जो जीन आपकी बॉडी में डिफेक्टेड है आप उसको रिप्लेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हेल्दी जीन। ठीक है, किसे रिप्लेस कर रहे हो, हेल्दी जीन। ठीक है, हेल्दी जीन से रिप्लेस कर रहे हो, इट इज नोन एज जीन थेरेपी। आई बात समझ में। हिंदी में इसे जीन चिकित्सा बोला जाता है, यानी कि जीन चिकित्सा के अंदर क्या होता है, आप लोगों का जो अनहेल्दी जीन है, आप लोगों का जो डैमेज जीन है, उस डैमेज जीन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हेल्दी जीन से। डैमेज जीन को आप लोग रिप्लेस कर रहे हो किससे, हेल्दी जीन से। क्लियर है। किस केस में, जेनेटिक डिजीज के केस में। किस केस में बेटा, जेनेटिक डिजीज के केस में। क्लियर है। तो सबसे पहले ये जीन थेरेपी बेटा किसके लिए दिया गया है वो सुनिएगा। सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, 4 साल की बच्ची थी, 1990 की 1990 की बात है, कहानी पुरानी कहानी में सुना रहा हूँ। 1990 में बेटा ये सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची थी, उसे एटीए एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये वर्ड बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड में काफी बार ये क्वेश्चन वन वर्ड में आता है या फिर आप लोगों के एमसीक्यूज में आता ही आता है। ठीक है, तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए, यानी कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, इस जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया। आई बात समझ में। यानी जीन थेरेपी सबसे पहले किसके लिए दी गई, एक एंजाइम था एडिनोसिन डीएमिनेज, उस एंजाइम की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए दिया गया। 4 साल की एक बच्ची थी, कब, 1990 में। यहां तक तो आप लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब भाई ये एंजाइम है क्या, एंजाइम है क्या, हम इस एंजाइम को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है ना, सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में, इट इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो सबसे पहली बात बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, बेबी की ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। आई बात समझ में। अब ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल ग्रोथ और एक होती है मेंटल। अब फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी जो दिमागी तौर पर जो बच्चा है वो विक्षिप्त हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगा, दिमाग का विकास पूरा नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग इज दैट कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, यानी इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब इम्यून सिस्टम एंड मेंटल डेवलपमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा दिमाग का विकास होना जरूरी है और इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जरा सा मौसम चेंज हुआ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, रिजल्टिंग अब उससे क्या होगा, इससे बहुत सारे सीरियस एडवर्स होता है, बहुत विपरीत प्रभाव जनरेट होंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और इन प्रभावों को आप लोग बोलते हैं स्किड। याद रखिएगा, स्किड भी वन वर्ड में आता है काफी बार। स्किड स्टैंड फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, यानी जहां पर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं और काफी बीमारियां एक साथ हो जाती है। आप लोगों को मैंने शायद क्लास मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें, सुसाइड ऑफ थायराइड, ठीक है ना, होशिमोटो डिजीज वो भी स्किड है। क्लियर है, ऑटो इम्यून डिजीज भी स्किड है, आप लोगों का सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो भी स्किड है। तो ये सारी की सारी बीमारी है स्किड डिजीज है। क्लियर है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, भाई हमें इस बच्ची को बचाना ही बचाना है। ठीक है भाई, ये बच्ची है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई है, डॉक्टर से सोचा हमें इसको बचाना है।
क्लियर है? तो डॉक्टर्स ने क्या किया, साइंटिस्ट की मदद ली। अब स्टार्टिंग में, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बेटा दो टेक्निक का यूज किया गया, ठीक है। पहला एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी या थेरेपी। उन्होंने पता क्या किया कि भाई एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इंजेक्शन में भरो, उसके पंच कर दो, ठीक है। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी यानी जब तक वो एंजाइम की मात्रा है तब तक वो काम करेगा, लेकिन जब काम मात्रा कम हो जाएगी, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो वो फिर बच्ची बीमार हो जाएगी। तो ये एक परमानेंट क्योर नहीं था, ये एक परमानेंट क्योर नहीं था, ठीक है। दूसरा था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो क्या है बेटा, आप लोगों के बोन मैरो एक बैकबोन है, बैकबोन के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। बोन मैरो जो आपके हार्ट और लंग्स के जस्ट बैक में, ठीक है, उसके अपोज साइड में होती है और बैकबोन के नीचे होती है, ठीक है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो ये बोल रहे थे कि बोन मैरो जो पूरी है वही बदल दो। अब बोन मैरो बदलने से क्या तात्पर्य है भाई, बोन मैरो में हमें पता है हमारी ब्लड की सेल्स बनती है। अब इम्यून पावर से रिलेटेड ब्लड की सेल्स कौन सी है, आपकी टी सेल। टी सेल जो है और बी सेल्स जो है वो आप लोगों की इम्यून पावर करती है। अब ये क्या कह रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए भी तो बेटा डीएमिनेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं था, ठीक है। तो इस केस में पता है साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया, उन्होंने बोला कि जब तक ये बच्ची जिंदा रहेगी तब तक वो दवाइयों के भरोसे रहेगी या फिर ये ट्रीटमेंट के भरोसे रहेगी। यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अभी कराया तो वो एक्सपेंसिव बहुत था, ठीक है। दूसरा क्या था, एक्सपेंसिव होने के साथ एक टाइम पीरियड बहुत नैरो था, यानी कि 8 या 10 साल में दोबारा उसको करवाना पड़ता, क्लियर है। तो ये परमानेंट क्योर नहीं था, इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर नहीं था। देन विच मेथड हैज बीन यूज्ड, अब इसके अल्टरेशन के लिए, इसको चेंज करना बेटा जीन थेरेपी यूज किया गया, ठीक है। अब जीन थेरेपी का मेथोडोलॉजी क्या है, सबसे पहले क्या किया कि हम लोगों ने बोन मैरो में से जो पेशेंट था, अब जो पेशेंट है यानी ये बच्ची, ठीक है, जो बेबी चाइल्ड है, इस बेबी चाइल्ड के यानी कि गर्ल चाइल्ड के बोन मैरो में से सेल्स को निकाला। अब बोन मैरो में से कौन सी सेल्स होती है जो इम्यून पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेटा आपकी टी सेल और बी सेल, ठीक है, या फिर आप लोग WBC ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हो, गॉट इट। लेकिन हम लोग बात करेंगे WBC तो बेटा बहुत वाइड हो जाता है, हम लोग बात करेंगे क्या, स्टेम सेल्स। अच्छा, काफी बार क्वेश्चन आता है कि सर स्टेम सेल ही क्यों लेते हैं, बेटा स्टेम सेल्स जो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेम सेल्स को बाहर लिया, ठीक है, और स्टेम सेल्स को हमने क्या किया, वायरस के अंदर, वायरस जो क्या है, अब हमें पता है, मैंने आपको आरडीटी पूरा पढ़ा चुका हूं, आरडीटी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रेट्रो वायरस है वो एनिमल में एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वायरस के साथ में अब सेल्स लिए और सेल्स में से डीएनए निकाला और वायरस के साथ में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। वायरस के साथ में क्या कर दिया, हम लोगों ने उसको जोड़ दिया, ठीक है। जो डिजायरेबल जीन था ये वाला, इस डिजायरेबल जीन को आप लोगों ने क्या कर दिया, वायरस के साथ में जोड़ दिया, ठीक है। अब इस वायरस के साथ में जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको होस्ट या फिर पेशेंट की सेल में दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं। आई बात समझ में, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एम्बेडेड कर दिया, जोड़ दिया वायरस के साथ में और वायरस के डीएनए के साथ में जोड़ा। आफ्टर दैट आपने क्या किया, जो अल्टर्ड वायरस था, यानी ये वायरस का डीएनए और इसमें आपने ये डीएनए जोड़ दिया। अब जो ये चेंज वायरस आया नंबर 4 में, अल्टर्ड वायरस, अल्टर्ड मतलब चेंज, क्यों, क्योंकि हमने ये पहले पीस तोड़ा था, तोड़ने के बाद ये डीएनए इसमें जोड़ दिया और ये जो चेंज वायरस आया, अल्टर्ड वायरस आया, ये अल्टर्ड वायरस क्या करेगा, सुनिएगा, अल्टर्ड वायरस जो है उसको आपने पेशेंट की सेल के साथ में मिक्स कर दिया, ठीक है। यानी आपने अपने रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को कहां डाला, पेशेंट की सेल के पास में डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो नया जीन है जो आपने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेटेड किया, जोड़ दिया, वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब जब सेल होस्ट की सेल में ये प्रोटीन बनाने लगा, दैट मींस हमें पता है कि जीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स होते हैं। जीन के लास्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन इसने बनाया तो प्रोटीन को, वो प्रोटीन कहां जाएगा, अब वो सेल्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे पूरी बॉडी के अंदर, और उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली एडीए एंजाइम को रिजनरेट कर दिया, यानी कि उसको दोबारा से बना दिया, और पेशेंट विल बी क्योर। और पेशेंट क्या हो गया, पेशेंट क्या हो गया बेटा, पेशेंट जो है वो क्योर हो गया, यानी कि उसका इलाज हो गया। अब काफी बार क्वेश्चन आए थे कि व्हेन द जीन थेरेपी इज बीइंग मस्ट रिक्वायर्ड, जीन थेरेपी किस स्टेज में सेफ होती है, whenever the gene transplantation is being done at the embryonic phase,
अगर एम्ब्रियोनिक फेज में यानी कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर जीन थेरेपी हो जाती है देन इट विल बी परमानेंट क्योर एंड सक्सेसिव रेट इज बीइंग हाई, ठीक है। ये जो है परमानेंट क्योर होगा और इसकी जो सक्सेसफुल रेट होगी वो क्या होगी, हाई होगी, रादर इन केस ऑफ अडल्टहुड स्टेज, ठीक है ना। अगर हम अडल्टहुड स्टेज में करेंगे तो उसकी तुलना में क्या होगा, ये एज कंपेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेज इसका रेट ऑफ सक्सेशन है वो डाउन होगा। आई बात समझ में? तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जीन थेरेपी में आप क्या करते हो, जीन थेरेपी में हम लोग बेटा फॉल्टी जीन को यानी फिर डैमेज जीन को, अनहेल्दी जीन को आप लोग रिप्लेस करते हो हेल्दी जीन से, ठीक है। सबसे पहले एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए 1990 में 4 साल की एक लड़की के लिए यूज में किया गया था, ठीक है। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट था बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ को, मेंटल ग्रोथ को, आपके इम्यून सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन डिजीज होती है, यानी कि सीवियर कंबाइंड, एक साथ काफी बीमारियां लग जाती है। सबसे पहले साइंटिस्ट से 2 मेथड निकाले जीन थेरेपी से पहले, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन बेटा ये दोनों मेथड परमानेंटली क्योर नहीं हुए, इसके लिए जीन थेरेपी का मेथड निकाला। इसमें क्या किया, सबसे पहले आपने फॉल्टी जीन को निकाला, ठीक है। फॉल्टी जीन को निकालते हो आप लोग बोन मैरो में से, अब उसको आप लोग वायरस के अंदर चेंजेस कराकर वायरस के साथ इंट्रोड्यूस करते हो। दोबारा उसको वायरस को लैब में ग्रो कराने के बाद में जब वो स्टेम सेल्स रीजनरेट हो जाएंगी, आप लोग पेशेंट की बॉडी में डालते हो। पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद वो एक्सप्रेस करते हैं और एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। परमानेंटली क्योर कब होता है बेटा, जब आप लोगों का परमानेंटली क्योर होगा जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जीन थेरेपी को सक्सेसफुल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।